और तमाम खबरों वाले स्टॉक्स पे बातचीत करने के लिए रोज की तरह हर्षदा आपको स्टूडियोज में रेडी नजर आएंगी और साथ साथ दिल्ली से असीम जुड़ रहे हैं। इन दोनों के साथ आज के स्टॉक्स न्यूज पे चर्चा। लेकिन पहले गाबा सर, आपके पास शुभ प्रभात बोला आपने। हाँ जी। महोदय, शब्दावली में कोई नया शब्द जोड़ा नहीं क्या आपने? गौरांग की कक्षा से कुछ निकल के नहीं आया क्या? बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने एक चुना था, लेकिन एंड में भूल गया। वो था लक्षांत या समथिंग लाइक दैट। लक्ष्यांक था गौरांग का। हाँ, टारगेट्स। टारगेट। लेकिन मैंने बोला अपनी बम्बई या हिंदी बहुत अच्छी है, माइंड में इतने बचपन से वही कर रहा हूं, तो बहुत डिफिकल्ट है याद करना। याद भी था कि आज यूज करूंगा, लेकिन लास्ट में भूल गया। आदत से मजबूर हूं। अच्छा चलिए, खबरों वाले स्टॉक्स की शुरुआत कर रहा हूं भाई। फंडामेंटली भी चर्चा करूंगा। धर्मेश खान साहब आपके पास आऊंगा और बहेती साहब, वोडाफोन आइडिया। और एक काम करिएगा, अच्छा वोडाफोन आइडिया का ही रखिएगा आप अपने पास, मैं आता हूं आप लोग के साथ चर्चा करने के लिए। असीम, बहुत बेसब्री से सब इंतजार कर रहे थे उस ऑल इंपॉर्टेंट वोडाफोन आइडिया की बोर्ड मीट के आउटकम का। शाम को क्या निकल कर आया? आपकी रीडिंग उस आउटकम को रिलेटेड क्या है? जी, सही कहा आपने। सब लोगों को इंतजार था वोडाफोन आइडिया की बोर्ड मीट का। सबको लग रहा था कि कोई ना कोई फंडिंग यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी और प्रमोटर्स इक्विटी डाइवर्ट करेंगे और अपना हिस्सेदार थोड़ा सा इसके कंपनी के अंदर पैसा डालेंगे। लेकिन बोर्ड मीटिंग से सब सिर्फ एक प्लान लेकर करके आया कि कंपनी 20,000 करोड़ रुपया रेज करेगी। उसमें भी अभी टाइम है कंपनी को रेज करने में। 2 अप्रैल को कंपनी बोर्ड अपने शेयर होल्डर्स की बैठक बुलाएगी। इसके बाद कंपनी फंडिंग रेज करेगी। कंपनी ने कहा कि हम कुल 45,000 करोड़ के आसपास का रेज करेंगे, जिसमें कि 20,000 करोड़ रुपए इक्विटी के थ्रू होगा और 25,000 करोड़ रुपए लोन के थ्रू होगा, डेब्ट के थ्रू होगा। तो ये कंपनी का एक प्लान है, निकल कर क्या है वो जो काफी लॉन्ग टर्म प्लान है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स थे वो सोच रहे थे कि कोई एक नियर टर्म प्लान उनको देखने को मिलेगा। वो प्लान अभी देखने को नहीं मिला है। खासतौर पर ये भी बता दूं, कंपनी पिछले 3 साल से लगातार बात कर रही है कि कोई इन्वेस्टर आएगा यहाँ पर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा और कंपनी आगे फॉरवर्ड करेगी, लेकिन वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। और अगर मैं इस लेवल के ऊपर बात करूं तो 20,000 करोड़ रुपए की इक्विटी के थ्रू डाइवर्ट करना होगा, तो कंपनी को करीबन 26% प्रमोटर को अपना हिस्सा बेचना पड़ेगा। 33% सरकार की पहले हिस्सेदारी है, तो प्रमोटर की हिस्सेदारी और काफी कम हो जाएगी। तो इसको लेकर के ब्रोकरेज हाउस भी काफी ज्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। ब्रोकरेज हाउस ने दोबारा से इसका टारगेट शेयर प्राइस घटा दिया। बाकी आपके मार्केट से है वो बता देगी कि किस तरह से इस खबर पे रिएक्ट करना है। बिल्कुल। देखिए, इसका एक चार्ट दिखाते हैं हम, 1 महीने का वोडाफोन आइडिया का। जैसे ही वो बोर्ड मीटिंग का नोटिस लगा तभी से वो स्टॉक गिरना शुरू हो गया था। उससे पहले रैली आ रही थी। तो इसमें एक क्लासिकल केस रहता है हमेशा, पहले लोग बाय कर लेते हैं और उसके बाद जब रिटेल आता है तो छोड़ देते हैं यहाँ पर। इसके लिए रिटेल के लिए स्टॉक वैसे हैं। और एक हमने चीज़ें कल भी डिस्कस की थी कि शायद बोर्ड मीटिंग में कुछ बहुत ज़्यादा निकल के आएगा नहीं यहाँ से। और ये वाली जो बोर्ड मीट थी ना, ये सिर्फ एक, क्योंकि बहुत टाइम से लोग कह रहे थे कि कब आएगा फंड रेजिंग, तो एक शायद बस एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल टाइप का ले लिया जाए। तो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नाम आ जाएगा। नाम इतनी जल्दी नहीं आता है, उसमें टाइम लगता है। तो इसके लिए इसमें सेम कहानी रिपीट होगी। अब ये स्टॉक पहले चल चुका है, अब गिर गया, थोड़ा सा और गिरेगा शायद। उसके बाद जब दोबारा बोर्ड मीट के आसपास, नेक्स्ट बोर्ड मीट के आसपास आएंगे, तब फिर ये स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा, जिसमें ये रिंस एंड रिपीट बेसिकली। ठीक बात। तो आंकड़े बहुत बड़े बड़े सामने आए। 20,000 करोड़ रुपए इक्विटी से, 25,000 करोड़ रुपए डेट से, कुल मिलाकर 45,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। आप कह रहे हैं ईजीएम पहले होगी। अच्छा, कॉन्क्रीट प्लान कुछ नहीं है, अभी कुछ हाथ में नहीं है। एक बात अच्छी लाइन ये लगी कि प्रमोटर्स जो भी डिसाइड होगा इक्विटी रेज में, प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। ऑन रिकॉर्ड थे प्रमोटर्स की फर्दर फंड इन्फ्यूज नहीं करेंगे। तो एक वो होप है, बाकी तो कुछ निकल के आया नहीं इस बैठक से। और हम सब रिटेल के पास बहुत है। हाँ, इसमें एक चीज़ है, आपने बोला कि प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। अभी तो गवर्नमेंट भी एज प्रमोटर एंटिटी बन गई है ना, तो वो क्या करेंगे? क्योंकि उन्होंने एक चीज़ तो कही थी कि हम डाइल्यूट नहीं करना चाहते। अभी उनको तो बहुत सस्ते मिल गया था ये जो इक्विटी कन्वर्ट हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम डाइल्यूट नहीं करेंगे। लेकिन वो उन्होंने कहा था कि डाइल्यूट नहीं करेंगे इन द सेंस कि हम बेचेंगे नहीं। लेकिन अब अगर इक्विटी ही डाइल्यूट हो रही है, एक बहुत बड़ी इक्विटी 20,000 करोड़ अगर आप रेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है। इन दैट केस क्या गवर्नमेंट भी उतना पार्टिसिपेट करेगी? फॉर एग्जांपल, अगर राइट्स आता है या फॉलो ऑन आता है, तो क्या गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट करेगी टू मेंटेन उनका जो परसेंटेज स्टेक है? वो मेरे ख्याल से वो तो थोड़ा सा टफ हिस्सा एंगल होगा, अनलेस वो बहुत स्टीप डिस्काउंट पे है।
तो ये मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना इसमें आगे यही है कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ देखते हैं, अभी तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं। अभी तो ईजीएम से तो मंजूरी आ जाएगी, उसके बाद इंपॉर्टेंट वो कह रहे हैं रिलीज में कि अगले क्वार्टर में हम फंड रेज कर देंगे। देखते हैं ब्रोकरेजेस, अब रिटेल बड़ा उत्साहित होकर आप हुए नंबर से, तो ब्रोकरेजेस सुन लीजिए। नो, जो असीम कह रहे थे, नोमुरा का रिड्यूस कॉल ₹6.5 का टारगेट, सीएलएसए का सेल कॉल ₹5 के लक्ष्य के साथ। बैती साहब क्या करोगे आप इस स्टॉक पे? जी आशीष जी, देखिए 2 दिन का प्राइस एक्शन स्क्रीम एंड शाउट कर रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, और मंडे को 4% की गिरावट थी और कल भी 6% की गिरावट थी। हमें लग रहा है इसमें आज अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है और स्टॉक का काफी स्लिप हो सकता है नीचे के लेवल पे। बट स्ट्रिक्टली रिकमेंडेशन है कि स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहे, रिटेल ओरिएंटेड, भले ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और F&O स्टॉक है, बट गैप डाउन भी खुला तो उसमें शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं चेज करनी चाहिए। जिनके पास शॉर्ट है बने रहे, सिर्फ 20 EMA के पास स्टॉप लॉस बना ले, जो कि अभी भी काफी नीचे है हमारा, या तो जो कल का क्लोज था वहीं पे एक स्टॉप लॉस रखे 1585 का, और स्टॉक में बने रहे। हमें लग रहा है जिस हिसाब का स्ट्रक्चर बना हुआ है इसमें शायद 14 और 14.5 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो हो गया वोडाफोन आइडिया। आपका है रिपोर्ट लेके आई स्क्रीन पे भारतीय एयरटेल का काउंटर। जेफरीज की रिपोर्ट हम लोग ने चर्चा करी भी थी आज के बिग स्टॉक्स में। रडार पर रहेगा ये स्टॉक, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की फंडरेज से पहले बीच में थोड़ा सा सल करा। कल वोडाफोन आइडिया ठंडा पड़ रहा था, भारतीय चलना शुरू हो चुका था वापस। बाय कॉल 1300 के टारगेट्स के साथ जेफरीज खड़ा हुआ है। खैर, उन्होंने भारतीय हेक्साकॉम रिलेटेड बातचीत करी है, प्लस सुनील भारती मित्तल साहब ने न्यूज़पेपर से चर्चा करी थी। उसमें वो स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि कई सारे नॉन कोर बिजनेसेस जो हैं उनसे एग्जिट करने की तैयारी, जहां पे वो स्केल अप। कुछ कहना चाहते हो आप? मैं वही, आई थॉट यू वर कमिंग टू मी ऑन दिस, बट गो अहेड। बोलिए बताइए। नहीं, बस वही कहा है कि नॉन कोर बिजनेस जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, जहां पर स्केल नहीं देखने को मिल रहा है, उससे एग्जिट करेंगे। ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में दरअसल सुनील भारती मित्तल पहुंचे हैं और हर साल वहां पर ऐसे कुछ बड़े बयान आते हैं टेलीकॉम मेजर्स से। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि भारती को अब एक डिजिटल एंटिटी के तौर पर एयरटेल को क्रिएट किया जाएगा। इनका फोकस रहेगा अफ्रीका ऑपरेशंस पर, अपने पेमेंट बैंक पर, साथ ही साथ वन वेब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर पर, क्योंकि वहां पर अच्छा खासा पोटेंशियल है बिजनेस को स्केल करने का। एयरटेल एंटरप्राइज सेगमेंट की जो वैल्यू है वो कह रहे हैं कि करीब करीब $10 बिलियन की है, तो वहां पर बड़ा पोटेंशियल है बिजनेस को बढ़ाने का और ऑफ कोर्स रेवेन्यू कमाने का। अच्छा, स्पेसिफिक टू वन वेब सैटेलाइट वेंचर, वहां पर उन्होंने कहा है कि फाइनल परमिशन दरअसल वो सरकार से अवेट कर रहे हैं। FDI क्लियर है, साथ ही साथ जैसे ही ये अप्रूवल्स आ जाएंगे तो स्टारलिंक जो एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर के तौर पर ऑफ कोर्स सभी कंपनियों के लिए उभर कर आया है, उसको टक्कर देने की तैयारी यहां पर भारतीय एयरटेल अपने वन वेब सैटेलाइट से करता हुआ दिखाई देगा। तो ये बड़े टेकअवेज हैं, इसीलिए ब्रोकरेजेस भी दरअसल इस स्टॉक पर कर रही हैं फोकस। धर्मेश, क्या करोगे आप भारतीय एयरटेल पे? बहुत अच्छे मूव्स ऑलरेडी आए हुए हैं, आप लोग का हाउस कॉल क्या है? आशीष जी, बाई का ही है, बिकॉज अभी तो डुओपोली हो रखा भारती और जियो के बीच में। भारती के आरपूज इम्प्रूव हुए हैं कंपेयर टू जियो, जो कि 182-83 रुपये के आसपास आरपू उसका अभी भी हैंग कर रहा है। भारती ने 200 क्रॉस कर लिया है और मैनेजमेंट का गाइडेंस था 220 से 225 से लेके जाने का, तो मुझे लगता है वो भी अचीवेबल होगा। और ये सब थीमेटिक प्लेस जो होते हैं इनिशियली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं, लाइक ये वन वेब का जो इनका कॉन्सेप्ट है सैटेलाइट के थ्रू, वहाँ पे एक बार तो इसमें ये एक सोल प्लेयर होगा इंडिया प्लेटफॉर्म से, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक ट्रैक्शन मिलेगा। और बिजनेस में जैसे कि लीड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि हर जो भी बिजनेस वर्टिकल्स अभी बहुत सारी कंपनियों में देखने को भी मिल रहा है कि जो वर्टिकल्स आपके ज़्यादा प्रॉफिटेबल फेवर भी नहीं है या आपके रिसोर्सेज खींच के ले जा रहे हैं उसको हटा देने के लिए, तो ये एक अच्छा मूव है। अफ्रीका बिजनेस इन्होंने ऑलरेडी रेक्टिफाई कर लिया है। सो 1200-1300 का जो टारगेट प्राइस बाकी ब्रोकरेज कर रहे हैं, तो हमारा भी मानना है कि उसके आसपास खींच जाएगा। तो बड़े रेडी की सलाह इसमें, अलॉन्ग विथ रिलायंस, हम लोग दोनों खेल रहे हैं। रिलायंस पर भी बाई कॉल है, भारतीय पर भी बाई कॉल है। हम रिटेल के साथ अब वोडाफोन आइडिया नहीं खेल रहे क्या? नहीं, वोडाफोन आइडिया में देखिए कुछ भी सुधरा नहीं है। देखिए वोडाफोन आइडिया वो क्या ना, इन्होंने छोड़ रखा है
ये काफ़ी ज़्यादा पुश एंड पुल चल रहा है स्ट्रैटेजी के हिसाब से, बट इसका सोल्यूशन वैसा होना चाहिए जैसे बैंकों के साथ सरकार ने पहले किया कि एक बैड बैंक क्रिएट कर दिया, सारा एनपीए हट गया और इमीडिएटली पूरी बुक जो है बैलेंस शीट सुधर गई और फिर वो बंदा जो पीठ पे लटका रहता है ना वो हट जाता है, तो आप बिजनेस पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। वोडाफोन आइडिया के साथ ये हो नहीं पा रहा है, ये जितना प्रोलॉन्ग होगा उतनी मुश्किलें बढ़ेगी ही, स्पेसिफिकली वोडाफोन आइडिया के लिए। 2,14,000 करोड़ का डेट है, नेट डेट, पिछले क्वार्टर के एंड में जो सामने आया था। तो अपने चैलेंजेस हैं इनके, तगड़े चैलेंजेस। भारती और साथ साथ रिलायंस दोनों के थ्रू टेलीकॉम की स्टोरी को प्ले कर रहे हैं धर्मेश और उनकी टीम, उनकी ब्रोकरेज। रिलायंस की चर्चा हुई तो ध्यान रखिएगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास ही है। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कॉल लेने का मन बन रहा हो चर्चा सुनकर, तो प्लीज किसी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर लीजिएगा। मानस, वेदांता का चार्ट रेडी रखिएगा, आता हूं आपके पास। हजदा, क्या अपडेट्स हैं? दरअसल कल वेदांता की एक बैठक हुई है कुछ एनालिस्ट के साथ और उसमें जो की टेकअवेज आए हैं वो आपके लिए हाईलाइट कर देते हैं। कंपनी ने बेसिकली कहा है कि पोटेंशियल है कि करीब करीब सालाना आधार पर $7.5 बिलियन का एबिटा कमाने का ये कंपनी एक बड़ा हेडलाइन नंबर देती हुई नजर आई। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एल्यूमिनियम और जिंक का जो इंटरनेशनल कारोबार है वो पूरा होता हुआ दिखाई देगा और वहां पर एक्सपेंशन दरअसल पूरा जल्दी होने वाला है। मैनेजमेंट ने डेट को लेकर भी कुछ गाइडेंस दिया है। FY 27 तक वो वेदांता रिसोर्सेज का जो डेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो $3 बिलियन का डेट है। कोई इंक्रीमेंटल डेट वेदांता लिमिटेड पर नहीं आता हुआ दिखाई देगा, उन्होंने ये भी मेंशन किया है। कंपनी ये कह रही है कि वो मोनेटाइज करेंगे अपने स्टील और आयरन ओर के एसेट्स और ये लगभग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 25 में होने का पूरा आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। डीमर्जर पर भी मैनेजमेंट ने कहा है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी होती हुई दिखाई देगी इस साल के अंत तक, FY 25 के अंत तक, इस नए फिस्कल के अंत तक। तो ये इनफैक्ट कुछ की टेकअवेज है। डेट इंपॉर्टेंट है और ऑफ कोर्स जो कह रहे हैं कि सालाना आधार पर $7.5 बिलियन एबिटा कंपनी कमा सकती है, वो भी एक की पॉजिटिव है। चलिए, कमेंट्री बढ़िया है। एबिटा को लेकर, डेट रिडक्शन को पेरेंट लेवल पे जो हो रहा है उन सब पे कमेंट्री अच्छी। CLSA ने इसका मामला सुधारा भी, पर लक्ष्य सुधर के भी आए 260 पे। तो पहले 230 के टारगेट से सेल का कॉल था, एक कमेंट्री आने के बाद 260 का टारगेट कर दिया है और अपग्रेड कर दिया सेल से अंडर परफॉर्म, क्योंकि 260 के ऊपर तो वैसे ही ये स्टॉक चल रहा है। पर मानस, दमखम है क्या टेक्निकली? नहीं, देखिए दमखम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लगातार वीकनेस दिख रही है। 20 और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, पैटर्न नेगेटिव है और आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 260 258 की रेंज में है, वो लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अभी यहाँ पर खरीदारी ना करें। खरीदारी तभी करें जब ब्रेकआउट 270 रुपए के ऊपर देखने को मिले। ओके, ये है वेदांता की कहानी। देखते हैं इस कमेंट्री पे कैसा रिएक्शन आ रहा है, तो कंटिन्यूस सेशन पे उसमें बातचीत हो जाएगी। कल लार्ज ट्रेड्स प्ले आउट हो रहे थे। आवाज की एक्सक्लूसिव थी CMS इन्फोसिस्टम्स रिलेटेड, प्लस दिन के दौरान वैसे आवाज ने कुछ हद तक क्लैरिटी आपको दे दी थी ICICI लोम्बार्ड में क्या हो रहा है, लेकिन फाइनल आउटकम तो बाजार बंद होने के बाद जब वो डेटा आया तब पता चला। हजदा, क्या हुआ है लार्ज ट्रेड्स में? ICICI लोम्बार्ड में यही है कि ICICI बैंक ने वो करीब 1.65% स्टेक उठाया है मार्केट से। ये 1356 करोड़ का जो सौदा हुआ था, बायर क्लियरली ICICI बैंक है, तो दोनों स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे। CMS इन्फोसिस्टम्स ने ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि यहाँ पर 26.68% तक की हिस्सेदारी और प्रोमोटर्स आयन इन्वेस्टमेंट ने बेची, लेकिन खरीदारों के नाम इंटरेस्टिंग है। नोमरा फंड ने यहाँ पर करीब 2.75% स्टेक खरीदा है। कोटक महिंद्रा बैंक ने लगभग 2.3% स्टेक लिया। VF एशियन रिकॉन्सेंस फंड है, उन्होंने 1.5% तक की हिस्सेदारी ली है। ICICI प्रू ने 3.5% तक का स्टेक लिया है। तो ये कुछ नाम सामने आए हैं। मैथ्यू सिरियाक ने करीब 1% तक की हिस्सेदारी ली और एक सनातन फाइनेंशियल एडवाइजरीज है जिन्होंने करीब 0.5% तक की हिस्सेदारी ली है। तो ये सभी वो दरअसल बायर्स के तौर पर उभर कर आए हैं। ये है लार्ज ट्रेड्स। ICICI लोम्बार्ड में भारतीय एंटरप्राइजेज ने माल छोड़ा था, प्लस ध्यान रखिएगा फिडेलिटी ने भी 2.25 लाख शेयर्स, मिराई ने भी 5 लाख शेयर्स दरअसल बेचे और मेजॉरिटी उसमें फिर ICICI बैंक ने सब कुछ लिया। 2 और लार्ज ट्रेड्स हैं। सफायर फूड्स में एक FII ने, डिटेल्स आएंगी स्क्रीन पे, 3,25,000 शेयर्स बेचे। सेंको गोल्ड में कल सैफ पार्टनर्स ने 6 लाख शेयर की बिकवाली करी है। तो कई जगह FII की सेलिंग आती हुई, वो खैर नंबर्स पे रिफ्लेक्ट भी हो रही है इवेंचुअली, जो देखने को मिले क्लोजिंग के टाइम।
ये आईसीआईसीआई लोम्बार्ड या फिर सीएमएस इन्फो सिस्टम्स को रडार पे क्या चतुर्मोता साहब आप लोगों के? बिल्कुल, इसमें आशीष जी हमें लगता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें खास तौर पे लोम्बार्ड एक काफी इंटरेस्टिंग प्ले लग रहा है, और जिस तरह से इसने एक डिसाइसिव मेरे हिसाब से 2-3 साल के कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, तो ये स्टॉक एक अच्छी अपसाइड दिखा सकता है। बट इस पूरी थीम को हमने एक न्यू एज कंपनी के थ्रू प्ले किया, और इसकी चर्चा हमने पहले भी कई बार आपके चैनल पे की, वो है पॉलिसी बाजार। मुझे लगता है कि पॉलिसी बाजार एक ऐसा स्टॉक रहा जहां पर हमें लगता है कि एक अच्छी टेलविंड देखने को मिली। पेनिट्रेशन के लेवल काफी लो है, और जिस तरह से डिजिटाइजेशन का एक बड़ा एडवांटेज पॉलिसी बाजार को मिला, मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छी खासी अपसाइड देखने को नजर आ सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से, और मुझे लगता है करंट लेवल से जहां एक अच्छे अपमूव्स नजर आ सकते हैं, उसमें हमारा व्यू पॉलिसी बाजार पे है। और मैं समझता हूँ कि आईपीओ के बाद जो स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था वो करीब 1450 का था, और आज भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक वहां से काफी नीचे है। तो मुझे लगता है एटलीस्ट जो लेवल्स हमने देखे थे 1450-1500 के, वो आपको वापस से रीटेस्ट होते हुए पॉलिसी बाजार के स्टॉक में देखने को नजर आ सकता है। ओके, चलिए आज के बचे हुए सारे स्टॉक्स इन न्यूज पे चर्चा कर लीजिए। हजदा और क्या एसजेवीएन ग्रीन जो इनकी सब्सिडरी है, उनको 100 मेगावाट का एक सोलर पावर प्रोजेक्ट इन्होंने कमीशन कर दिया है बानसखांता गुजरात में। टोटल कॉस्ट इस प्रोजेक्ट की करीब 642 करोड़ की है। टोरेंट पावर को एलओआई मिला है पीएफसी से 1500 मेगावाट का। इन्होंने दरअसल एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट सेटअप करना है सोलापुर में। 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है। जीईटीएनडी के हाथ दरअसल पावर ग्रिड से ऑर्डर मिले हैं, 370 करोड़ तक का ये ऑर्डर इनके हाथ लगा है। ये 775 केवी शंट रिएक्टर्स दरअसल अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए डेवलपर सप्लाई करते हुए दिखाई देंगे। सालासार टेक्नोलॉजीज के हाथ 200 करोड़ का ऑर्डर लगा है जेटवर्क बिजनेसेस की तरफ से। 25,000 MTF सोलर स्ट्रक्चर्स दरअसल इनको बनाकर देने हैं। इससे इनकी ऑर्डर बुक स्ट्रेंथन होगी। कंपनी कह रही है कि हेल्दी मार्जिन्स भी इस पर्टिकुलर ऑर्डर में इनके हाथ लगेंगे। ओएनजीसी ने एक ओएनजीसी ग्रीन नाम की सब्सिडरी शुरू की है, जो ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर बायोगैस, बायोफ्यूल, हाइब्रिड बिजनेस को केटर करेगी। हिंदुस्तान जिंक ने एक सब्सिडरी दरअसल इनकॉर्पोरेट की है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव इस सब्सिडरी का है कि एक्सप्लोर, डिस्कवर, डेवलप मिनरल रिसोर्सेज। तो वो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पर कंपनी की नजरें हैं। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स के जैन का अपडेट आ गया है। एलसीएल वॉल्यूम दरअसल साल दर साल और मंथ ऑन मंथ 3% डिक्लाइन हो रहा है। ये क्लियरली रेड सी के चलते कुछ शिपमेंट्स फंसी हैं, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। इंडिया बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस में ग्रोथ जरूर नजर आ रही है। टेक्समैको रेल ने फंड रेज की अप्रूवल दे दी है। प्रेफरेंशियल इशू के जरिए दरअसल ये फंड रेज होगा करीब 150 करोड़ का। रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। फीएम इंडस्ट्रीज आज एडजस्टमेंट होना है एक्स बोनस 1 for 1 का। 2 इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स याद रखिएगा। टिप्स इंडस्ट्रीज जिसकी मेरे ख्याल से बायबैक पे विचार है, और पंजाब एंड सिंध बैंक 2000 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है इक्विटी फंड रेजिंग के थ्रू। इस नोट पर मुनाफे की तैयारी समेटने का समय। दस्तक देते हैं पहला सौदा में। ये है पहला सौदा, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।